हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के सिक्स एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सिक्स चैप्टर है सिटीजनशिप इसको कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसमें सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट टेबल्स बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में करा दिया जाए। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ, एंड ओसीआई कार्ड होल्डर। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस; OCI, overseas citizens of India card holder; and PIO means person of Indian origin। इनके बीच में डिफरेंस जो कंपैरिजन है उसको हम स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ऐसे आर्टिकल्स जो हमारी सिटीजनशिप, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिलेटेड है, इंडियन सिटीजनशिप से, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग NRI, PIO एंड OCI कार्ड होल्डर। ठीक है, इनके बीच में जो कंपैरिजन है वो हम देखते हैं कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जैसे कि NRI कहते हैं अप्रवासी भारतीय, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, कि जो कभी भारतीय मूल के लोग थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर। ठीक है, जो कि जिनको कि विदेशी भारतीय नागरिकता जो दी गई है वो है OCI कार्ड होल्डर। तो इसमें हमने कंपैरिजन पढ़ना है। नॉन रेजिडेंट इंडियन जो NRI होते हैं वो क्या होते हैं, इंडियन सिटीजन। ऐसे इंडियन सिटीजन जो क्या है, ऑर्डिनरीली जो है सामान्य रूप से आउटसाइड इंडिया रहते हैं, यानी वो फॉरेन में रहते हैं, एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट, और उनके पास क्या होता है, इंडियन पासपोर्ट होता है। एन इंडियन सिटीजन who is ordinarily residing outside India and holds an Indian passport। जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो क्या है, इंडियन सिटीजन ही है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, सामान्य रूप से जनरली वो कहाँ रहते हैं, आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है, इंडियन पासपोर्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ए पर्सन हु और हुज एनी ऑफ एंसेस्टर्स वॉज एन इंडियन नेशनल एंड हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप। ये मैंने आपको बताया भी था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या जिसके पूर्वज, एंसेस्टर मीन्स कि जिसके पेरेंट्स में से माता या पिता, और जिसके ग्रैंड पेरेंट्स में से दादाजी या दादी जी, उनमें से कोई भी एक क्या रहा हो, कभी इंडिया का नेशनल रहा हो, नेशनल सिटीजन रहा हो, मीन्स उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो। और इस टाइम पे जो पर्सन है वो क्या है, प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप। इस टाइम पे उसके पास क्या है, किसी बाहर की कंट्री की, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है, वहाँ की नागरिकता है, हमारे देश की नागरिकता नहीं है, लेकिन पहले कभी जो उसके एंसेस्टर्स थे, जो उसके पूर्वज थे, उनका जन्म भारत में हुआ था। ठीक है, तो उसको क्या है, वो कहलाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ही और शी इज होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट। उसके ऑब्वियस है कि वो क्या है, किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजन है इस टाइम पे, तो उसके पास क्या होगा, फॉरेन पासपोर्ट होगा। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के पास क्या होता है, फॉरेन पासपोर्ट होता है, यानी जिस देश में वो रहेगा वहाँ का पासपोर्ट होगा उसके पास। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर। ए पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके लिए ये कहा गया है कि जो भी पर्सन क्या होगा, जो ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ जो था, जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 था, उसमें जो भी रजिस्टर्ड होगा वो पर्सन क्या कहलाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कहलाएगा। उसके बाद दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो NRI है, उनको क्या होते हैं, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि जो जो कि नॉर्मल इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। ठीक है, और टाइम टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, इनको अपने नोटिफिकेशंस इशू करती रहती है। ऑल बेनिफिट्स एज अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सारे ही बेनिफिट जो कि एक भारतीय नागरिक को मिलते हैं वही इनको भी मिलते हैं, जिन्हें कि गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशन के थ्रू उनको इशू कराती रहती है, टाइम टाइम पे नोटिफाइड करती रहती है। उसके बाद जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको कोई क्या है, नो स्पेसिफिक बेनिफिट, कोई विशेष उनको बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड होल्डर। जो इनके लिए क्या क्या बेनिफिट किए गए हैं हमारे इंडियन सिटीजन में, इंडियन सिटीजनशिप के थ्रू, ये है कि अगर कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है तो वो क्या कर सकता है, मल्टीपल एंट्री कर सकता है हमारे इंडिया में, ठीक है। और उसके पास क्या होता है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है फॉर मल्टीपल एंट्री इन इंडिया और किसी भी पर्पज़ के लिए। लेकिन अगर उसे रिसर्च करनी है, रिसर्च वर्क करना है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को, तो उसके लिए उसे रिसर्च करने के लिए उसे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। ये है इसमें मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज़। क्या है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उसके पास क्या है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है और वो जितनी बार चाहे उतनी बार क्या है एंट्री कर सकता है। और सिर्फ क्या है, अगर उसको रिसर्च वर्क करना है इंडिया में तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि क्या क्या बेनिफिट दिए जाते हैं इंडिया में। नॉन रेजिडेंट इंडियन को तो सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि जो भी हमारे इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं और जो भी इनको गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफाई करती रहती है टाइम टाइम पे। फिर हमने पढ़ा कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, पीआईओ है, उनको क्या है, कोई भी स्पेसिफिक बेनिफिट, कोई खास मतलब ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में हमने यही पढ़ा कि इनको क्या है, मल्टीपल एंट्रीज अलाउड है, इनके पास लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है, ये इंडिया में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें इंडिया में अपना कोई रिसर्च वर्क करना है तो उसके लिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरेनर्स, रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर FRRO, ये जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, इनको क्या होता है, अगर कोई भी फॉरेनर हमारी कंट्री में आता है वैसे नॉर्मली, तो उनको क्या करना पड़ता है, ये जो फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है FRRO है, या फिर फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है FRO है, वहाँ पर क्या करना पड़ता है, वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन एम्बेसी में जाके कराना होता है अगर कोई भी फॉरेनर हमारी कंट्री में आता है। लेकिन जो ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैं, इनको इस चीज़ की छूट दी गई है कि क्या है, इनको अगर ये इंडिया में एंट्री करते हैं तो इनको फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाके FRRO या फिर फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर FRO के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन टाइम, चाहे वो इंडिया में कितने ही टाइम तक रह रहे हो, उनको इस बात की छूट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है NRI अगर इंडिया में आते हैं तो उनको इस चीज़ के लिए क्या है, इंडिया में विजिट करने के लिए किसी भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। बिना वीज़ा के NRI जो है वो इंडिया में आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि वो तो इंडियन सिटीजन्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन अगर इंडिया में आते हैं तो उनको क्या होता है, वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बिना वीज़ा के पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन नहीं आ सकते हैं। और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैं, जो OCI कार्ड होल्डर हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, बिना वीज़ा के लाइफ लॉन्ग इंडिया में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर और NRI को इंडिया में आने के लिए, विजिट करने के लिए किसी भी प्रकार के वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, उनको अगर इंडिया में विजिट करना है तो उनको क्या करना होगा, वीज़ा रिक्वायर्ड है उनके लिए, उनको वीज़ा लाना होगा। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ इन इंडिया। जो NRI हैं उनके लिए कहा गया है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, जब वो इंडिया में आते हैं तो उनको लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ है इंडिया की, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जबकि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन इंडिया में आता है तो उसको क्या कराना होगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस कंडीशन में अगर वो इंडिया में 180 डेज से ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहता है तो उस पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन को क्या है, इंडिया की लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनको हमारी इंडिया में किसी भी लोकल पुलिस अथॉरिटी में जाके खुद को रजिस्टर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर हैं, उनको भी इंडिया में किसी भी लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ में खुद को रजिस्टर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी वो विजिट करते हैं उनके लिए एग्जेम्पशन है, उनके लिए छूट है।
लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर 180 दिन से यानी 180 डेज से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इंडिया में रहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, इंडिया की जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर जाकर अपने को रजिस्टर करना होगा। फिफ्थ डिफरेंस पढ़ते हैं कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो एनआरआईज हैं, उनके उनके लिए क्या है कि ऑल एक्टिविटीज़ कैन बी अंडरटेकन इन इंडिया। ठीक है, जो एनआरआईज हैं वो सारी गतिविधियां अपनी इंडिया में कर सकते हैं, सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को वो कर सकते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं जो कि इंडियन सिटीजन है। ठीक है, उसके बाद जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उसके लिए कहा गया है कि एक्टिविटी एज पर द टाइप ऑफ वीज़ा ऑब्टेन्ड। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है इसको अगर इंडिया में विजिट करना है तो उसके लिए क्या होता है, वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। तो यहीं पे ये कंडीशन लगाई गई है कि जैसा भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का वीज़ा होगा उसी अकॉर्डिंग सिर्फ वही उसी एक्टिविटी को करने के लिए क्या होगा, वो वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीज़ा, किसके लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए। और नेक्स्ट पढ़ते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए क्या प्रोविज़न है। जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, ओसीआई कार्ड होल्डर है, वो क्या कर सकता है, वो भी सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है इंडिया में जो कि एनआरआई कर सकता है और जो कि इंडियन सिटीजन करते हैं। लेकिन क्या है, अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को अगर हमारे इंडिया में रिसर्च वर्क करना है तो उसको क्या करना होगा, स्पेशल परमिशन लेनी होगी इंडियन गवर्नमेंट से, जो भी जिससे रिलेटेड हो, इंडियन मिशन, पोस्ट, एफआरआरओ, जो भी हो, जो फॉरेन, जो कि हमने अभी देखा था कि क्या था एफआरआरओ, वो था फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। वहाँ पर जाकर या फिर फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में अपना रजिस्ट्रेशन करा के वो उस एक्टिविटी को या उस रिसर्च वर्क को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारी एक्टिविटीज़ रिसर्च वर्क को छोड़कर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अपनी इच्छा से कर सकते हैं। ये हमने 5 डिफरेंस देख लिए। और एक और डिफरेंस है इन तीनों के बीच में कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा इसको, कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो क्या है, एक इंडियन सिटीजन है। ठीक है, और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ही और शी हैज़ टू बी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 6 पॉइंट है इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन को इन तीनों में से किसी को भी क्या लेनी है, इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है। अब देखिए, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, एनआरआई है, वो तो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन है तो उसको तो इंडिया की सिटीजनशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड होल्डर अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो उसे इसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, पहले पढ़ते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का, पीआईओ। ठीक है, एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ही और सी हैज़ टू बी ऑर्डिनरीली। जो ये सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसके अकॉर्डिंग उसमें कंडीशन दी गई है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी पर्सन है वो क्या करना चाहता है, वो इंडिया का जो है परमानेंट सिटीजन बनना चाहता है या फिर इंडियन सिटीजनशिप को लेना चाहता है, तो उसे इसके लिए क्या करना होगा, उसे अपनी एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन कराने से 7 साल पहले के पीरियड तक उसे ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की तरह इंडिया में ही निवास करना होगा। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन देने से पहले, रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन देने से पहले इंडियन सिटीजनशिप की उसको 7 साल का जो टाइम पीरियड होगा उसको भारत में ही रहना होगा। ये कहा गया है कि तब उसको क्या दी जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जा सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड होल्डर। अगर किसी ओसीआई कार्ड होल्डर को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में प्रोविज़न किया गया है कि ए पर्सन रजिस्टर्ड एज एन ओसीआई कार्ड होल्डर फॉर 5 years, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड है एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years, 5 सालों से उसका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में और क्या होना चाहिए, फॉर 12 month बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ये कहा गया है कि पहले तो 5 साल पहले से उसके पास ओवरसीज सिटीजनशिप
सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर को होना चाहिए 5 साल पहले से, और क्या होना चाहिए 12 मंथ, क्या होना चाहिए 12 मंथ का जो टाइम है वो इंडिया में ही रहा होना चाहिए, इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 12 मंथ पहले जबकि वो एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन के लिए देता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, तो उससे इमीडिएटली 12 मंथ पहले वो इंडिया में ही रहा हुआ होना चाहिए, और उससे 5 साल पहले क्या होना चाहिए, उसके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर वो होना चाहिए, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये कहा गया है, और ये कि वो एप्लीकेशन जो अपनी उसके बाद वो अपनी एप्लीकेशन इंडियन सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशन है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। कब? कि 12 महीने पहले से वो इंडिया में रह रहा हो, और उसके पास 5 साल पहले से क्या हो, जो ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर वो पहले से हो, 5 साल पहले से। तो ये था प्रोविज़न कि कैसे इनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जा सकती है। ये हमने डिफरेंस इसमें पढ़ लिए, और हमने कहा कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो NRI है, वो तो इंडियन सिटीजन है ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी टेबल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है, मैंने सोचा स्टूडेंट्स कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच गई थी चैप्टर की, तो मैंने सोचा कि इसको भी करवा दिया जाए। इसमें क्या है, सारे आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप से रिलेटेड दिए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने जब ये सिटीजनशिप चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को पढ़ा था कि क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो क्या है, इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो एक बार इन सारे आर्टिकल्स को रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 5 जो है वो बताता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बताता है आर्टिकल 5 कि जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस टाइम पे हमारे नागरिकता के क्या क्या प्रावधान थे, सिटीजनशिप के क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या उसके प्रोविजंस थे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट हुआ, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ। आर्टिकल 6 बताता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 6 में वो सारे प्रोविजंस पढ़े जाते हैं उसमें जो कि क्या हो, ऐसे ऐसे पर्सन से रिलेटेड हो, जो कि क्या हो, उन लोगों से रिलेटेड हो जो कि क्या हुए हो, पाकिस्तान से क्या आए हो, इंडिया में माइग्रेट हुए हो। तो ऐसे लोगों के लिए जो राइट्स हैं, उनकी सिटीजनशिप के जो राइट हैं उसको आर्टिकल 6 में पढ़ते हैं, ठीक है। राइट ऑफ सिटीजनशिप्स, उनकी नागरिकता के अधिकारों के बारे में पढ़ा जाता है जो कि क्या हुए हैं, पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं। तो ऐसे लोगों के जो राइट्स हैं सिटीजनशिप के उनको पढ़ते हैं हम आर्टिकल 6 में। उसके बाद है आर्टिकल 7 है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक है। ऐसे सिटीजनशिप जो कि क्या है, माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान को चले गए हैं, ठीक है। ऐसे सिटीजनशिप ऐसे पर्सन जो कि कहाँ चले गए, पाकिस्तान, ठीक है, सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान जो कि इंडिया से पाकिस्तान में चले गए। तो ऐसे लोगों के सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी राइट हैं उनको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 7 में, ठीक है। जो भी माइग्रेंट्स जो हैं जो इंडिया से पाकिस्तान में चले गए, अगर उनके जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे आर्टिकल 7 में। नेक्स्ट आर्टिकल 8 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। जो आर्टिकल 8 है वो जो ऐसे लोग हैं कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के, वो लोग जो कि आउटसाइड इंडिया रहते हैं, भारतीय मूल के ऐसे लोग जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, उनके क्या है, उनकी जो नागरिकता है, उनकी जो सिटीजनशिप है, उनसे रिलेटेड जो भी उनके अधिकार हैं नागरिकता के, सिटीजनशिप के राइट्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि आउटसाइड इंडिया रहते हैं, उनके जो भी सिटीजनशिप के राइट्स हैं उनको पढ़ते हैं आर्टिकल 8 में, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो उनके जो सिटीजनशिप के जितने भी राइट्स हैं उनको आर्टिकल 8 में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 9 persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens। आर्टिकल 9 में ये बताया गया है
कि अगर कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से, कोई भी इंडियन पर्सन या इंडियन सिटीजन क्या करता है, वॉलेंटरीली किसी अदर, किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है, तो क्या होगा, उसके बाद उसकी इंडियन सिटीजनशिप को क्या कर लिया जाएगा, रेनाउंस कर लिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मीन्स कि उसके बाद वह इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा, ठीक है, उसकी सिटीजनशिप इंडिया की हट जाएगी। ये प्रोविज़न दिए गए हैं हमारे आर्टिकल 9 में, ठीक है, कि अगर कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है तो फिर वो क्या होगा, इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 10, कंटिन्यूस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो भी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप है, जो नागरिकता के जो अधिकार हैं, उनकी जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, ठीक है, ऐसे अधिकार जो कि क्या है, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो कि अभी तक बने हुए हैं, ठीक है, उनकी निरंतरता बनी हुई है, कंटिन्यूटी, ठीक है, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे राइट्स, ठीक है, जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है और अभी तक बने हुए हैं, ठीक है, कंटिन्यूस हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 जो है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। जो आर्टिकल 11 है उसमें क्या है कि पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाती है, ठीक है, सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए, वो सब पढ़ते हैं हम आर्टिकल 11 में, ठीक है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इसमें वो सभी लॉज आते हैं जो कि पार्लियामेंट बनाती है, जो कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, वो सभी राइट्स इसमें दिए जाते हैं कि जो जिनको पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाती है, ठीक है, सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए। कौन इसको रेगुलेट करता है, वो सब है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट लॉज को बनाती है जिससे कि जो सिटीजनशिप का जो राइट है वो क्या हो सके, उसको उसके क्या है, प्रोविजंस को सही प्रकार से बनाया जा सके, इसलिए पार्लियामेंट लॉज को बनाती है। और जो पार्लियामेंट की लॉ बनाने की पावर है, लॉ मेकिंग पावर है, किसके लिए, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, वो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 11 में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सारे आर्टिकल्स जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड थे वो हमने स्टडी कर लिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है और हमने 6 चैप्टर को भी आज अपने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 7th चैप्टर जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।